हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज और ये हमारी थर्ड वीडियो है उस सीरीज की। हम लोगों ने पहले दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के क्या काम होते हैं, हमें क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। और उसके बाद वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि पार्टी सिस्टम जो पॉलिटिकल पार्टीज में चलते हैं। और उसके बाद नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। मैंने इतना बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट, पहली वीडियो थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। वहां से 5 नंबर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो होता है, हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा। नेशनल पार्टी से बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो गई, जो होता है एआईटीसी से कहा जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने बीएसपी भी पढ़ा था ना, तो काफी जो होता है पार्टीज के बारे में भी पढ़ा। तो पार्टी वो जो होता है 2 लेक्चर्स में हमने अच्छा खासा कवर किया। आज हम लोग करने वाले हैं स्टेट पार्टी। ये मैंने वहां बताया था कि वो पहला लेक्चर जो है वो 5 नंबर आपको देगा, और दूसरा लेक्चर था वहां से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको वो। और यहां से जो होता है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां से जो होता है आपके चांसेस रहते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यहां से 5 नंबर के, यहां से सबसे ज्यादा चांसेस। तीसरी वीडियो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं कि तीसरी वीडियो में सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिले देखने को। तो चलिए, वैसे तो पेपर हम लोग बनाते नहीं है, बट क्या होता है ना कि जैसे हम लोग बार बार पेपर के पैटर्न को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें वेटेज रखती हैं। और फिर देखो जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं उन्हीं को वेटेज दिया भी जाता है क्वेश्चंस में ना। तो यहां से भी प्रिडिक्ट हो जाता है कि क्वेश्चंस क्या क्या सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले कौन कौन से पार्ट हैं। तो थर्ड वीडियो में हम लोग चैलेंजेस पढ़ेंगे, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नेशनल पार्टी, देखो दोनों को पढ़ लेंगे ना। अगर आपसे 5 नंबर में पूछता है कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में डिफरेंस बताइए, तो आपको अगर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी दोनों पढ़े हैं तभी जाके आप उससे डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। फिर जो होता है वो चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि ये हर एक इंडियंस के लिए जरूरी है कि वो चैलेंजेस को जाने समझे। पॉलिटिकल पार्टीज में ये चैलेंजेस है, उसे ओवरकम कैसे किया जाए, ताकि वो जो है कल को वो भी एक नागरिक बने, तो उस चैलेंजेस को फेस कर पाए, उसे ओवरकम करने की कोशिश कर पाए। तो वो अभी मैं 2 लेक्चर, इसी के बाद जो होता है ये 2 टॉपिक बताऊंगा आपको, वो काफी इंपॉर्टेंट रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेट पार्टीज के बारे में। तो स्टेट पार्टी देखिए, ये स्पेसिफिक रीजन में होती है। ये स्पेसिफिक रीजन में होती है बेटा। स्टेट पार्टी जो है वो अपनी स्पेसिफिक रीजन में होती है, सबसे पहली बात तो, इसलिए इसे रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट पार्टी जो है वो स्पेसिफिक पार्टी होती है, इसलिए इसे रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। क्योंकि देखो, जो नेशनल पार्टी होती है वो पूरे जो होता है नेशन से लड़ती है, यानी कि जो होता है आप देखते होंगे जैसे बीजेपी है वो पूरे के पूरे जो होता है इंडिया से लड़ती है। इस तरीके से आपको लड़ती हुई पूरे इंडिया से दिख जाएगी ना, उस तरीके से नेशनल पार्टी। लेकिन स्टेट पार्टी किसी एक स्टेट स्पेसिफिक में रहती है, किसी एक स्टेट स्पेसिफिक में रहती है, ना कि किसी दूसरे स्टेट में आती है, इसलिए इसे स्टेट पार्टी कहा जाता है। स्टेट पार्टी स्पेसिफिक रीजन में लड़ती है, इसलिए इसे रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट पार्टी जो सुनो है, रीजनल पार्टी। सबसे पहले हमने समझ गए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझ लेते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या क्या। अगर आपको किसी एक क्षेत्र से है, मान लीजिए एक छोटे से क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को स्टेट लेवल तक ले जाऊं। ये स्टेट बड़ा सा स्टेट है, अब मैं छोटे से डिस्ट्रिक्ट से लड़ा था, या विधानसभा क्षेत्र से 2-4 विधानसभा क्षेत्र, 10 विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहा हूं, मैं जीत चुका हूं, मेरे मेंबर बहुत सारे हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूं स्टेट लेवल तक अपने आप को ले जाऊं और स्टेट लेवल से लड़ूं। तो स्टेट लेवल से लड़ने के लिए सबसे पहले कुछ क्राइटेरियाज होती हैं। वो क्राइटेरिया क्या है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है जो स्टेट के बेटा चुनाव होते हैं। जैसे आपके सेंटर के चुनाव होते हैं, उसे कहा जाता है लोकसभा का इलेक्शन ना। एक आ जाता है राज्यसभा का इलेक्शन, इसे कहा जाता है राज्यसभा का इलेक्शन, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको 6% वोट लाना है, यानी कि आपके स्टेट में जितना वोट पड़ रहा है उसका 6% वोट आपका होना चाहिए। अगर सिंपल से भाषा में समझे तो आपके स्टेट में जितने वोट पड़ रहे हैं उसके 6% वोट आपका होना चाहिए। या तो आप ये कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 6% वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 6% वोट आपका होना चाहिए। दूसरी बात, उसके साथ जो है कम से कम आपकी 2 सीट रहनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र रहेगा 2 विधानसभा क्षेत्र से आप जीते हुए रहने चाहिए। ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र से आप या आपके मेंबर जीते हुए रहने चाहिए, और 6% वोट आपके स्टेट का आपको मिलना चाहिए। तो 6% वोट जो होता है इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड विन एट लीस्ट 2 सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर ये आप 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप किसी भी रीजन से निकल के स्टेट पार्टी बन चुके होंगे ना। इतना आप पा जाएंगे तो आप इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे कि मैंने इतना क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, अब मुझे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस। स्टेट पार्टी होने का क्या इंपॉर्टेंस है। स्टेट पार्टी ना ही रहती क्या मतलब बन रहा है ना, तो बहुत बड़ा मतलब बन रहा है, वही मतलब देखने जा रहे हैं। देखिए क्या मतलब बनता है। सबसे पहले एक हेल्दी फेडरलिज्म शो होता है ना। अगर जो है हेल्दी फेडरलिज्म का मतलब क्या है, हेल्दी फेडरलिज्म का ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए स्टेट और सेंटर ये जो होता है फ्रीली काम करें, इसी को कहा जाता है बेटा फेडरलिज्म। अगर मान लीजिए ये स्टेट है और ये सेंटर है ना, ये स्टेट है सेंटर है, जैसे पीएम जो होता है और सीएम जिसे कहा जाता है, तो पीएम के दबाव से, जैसे मान लीजिए बीजेपी का ही पीएम है या फिर कांग्रेस का ही पीएम है और कांग्रेस का ही सीएम है, दोनों अगर एक ही मेंबर के हैं
तो ये पीएम ही इस स्टेट को भी चलाते हैं। ऐसा पहले होता था बेटा, ऐसा पहले होता था। ये जो होता है, ये पीएम जो होता है इस सीएम मतलब सीएम के पद को पूरा चलाते थे। कहते थे अगर मान लो यहाँ पर जिस मेंबर जो मेंबर जो होता है पीएम है, वही मेंबर अगर सीएम भी है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कांग्रेस का कोई पीएम है और कांग्रेस का ही सीएम आ गए, तो यहाँ पर ये जो होता है पीएम ही सीएम को चलाते थे। इसलिए क्या होता था, स्टेट खुल के अपना जो लॉस थे उनके, मतलब जो उनको अधिकार दिया गया था, उस अधिकार का पालन, मतलब वो अधिकार का यूज नहीं कर पा रहे थे ना। ये पूरी तरीके से स्टेट फ्री होता है। तो इसी को कहा जाता है बेटा फेडरलिज्म नहीं दिख रहा था, इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म दिख नहीं रहा था। तो हेल्दी फेडरलिज्म दिखे, इसलिए जो है आपको ऐसा होना चाहिए कि स्टेट और सेंटर बढ़िया से काम कर पाए। तो सेंटर का, ये स्टेट का रहना इसलिए जरूरी है सबसे पहला तो, ताकि हेल्दी फेडरलिज्म शो हो पाए, वरना हेल्दी फेडरलिज्म शो नहीं हो पाएगा। कोई भी अपना सेंटर आएगा अपना मनमानी करता रहेगा। ठीक है, तो ये पहली बात समझ में आ गया आपको। दूसरी बात समझते हैं कोलिजन मैंने बताया था, जब कभी भी सेंटर मेजोरिटी से नहीं जीतता है तो उस समय स्टेट की हेल्प लेनी पड़ती है उसे। रीजनल जो स्टेट्स होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स के जो रीजनल कैंडिडेट्स होते हैं, रीजनल कैंडिडेट्स की मदद लेनी पड़ती है, तब जाके ये जो है एक मेजोरिटी में गवर्नमेंट बना पाते हैं, वरना गवर्नमेंट नहीं बनती है अगर कभी कोई मेजॉरिटी से गवर्नमेंट ना निकले। ठीक है, तो हेल्प इन कोलिजन तो होता है, ये कोलिजन में मदद करते हैं। तो आपको दो बातें समझ में आ चुकी है। अच्छा, क्रिएट कंपटीशन भी क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि 7-8 ही जो होता है आपकी नेशनल पार्टीज हैं। अभी पुरानी हमने 7 पढ़ी थी, लेकिन नई में 8 जो होता है नेशनल पार्टी हो चुकी हैं। तो 8 ही नेशनल पार्टी है बेटा, 7 माना जाए, 8 माना जाए, आप कुछ भी मान सकते हैं। नई में 8 हो चुकी हैं, पुरानी 7 थी। तो 8 नेशनल पार्टीज हैं। तो 7-8 अगर नेशनल पार्टी ही लड़ती तो फिर कंपटीशन ना मिल पाता, आपको कंपटीशन ही नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी कभी भी सेंटर का इलेक्शन होता है तो उसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है, पूरी तरीके से फुली पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको एक कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है कि आप चुन सकते हैं ढेर सारे मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को। तो कंपटीशन जो होता है वो जिनके बीच में होता है उनके लिए घाटा होता है, बट उससे कंज्यूमर का हमेशा फायदा होता है। कंज्यूमर का हमेशा फायदा होता है, तो यहां पर आम जनता का हमेशा फायदा होगा। इससे क्या होगा, हमें ढेर सारी पार्टीज मिलेंगी, उन पार्टीज में से किसी एक पार्टी को हम चुन सकते हैं। तो जितनी पार्टी रहेंगी उतना जो होता है हमें बढ़िया चुनने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। जैसे सबसे पहले है समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी में समाजवादी पार्टी है। हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है बेटा एक स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी तक अभी नहीं पहुंची है। जो बीएसपी है वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। ठीक है, और हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल राजस्थान में। बेटा राष्ट्रीय दल राजस्थान में, ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं। अगर आपको स्टेट पार्टी के बारे में पूछता है तो स्टेट पार्टी के बारे में आप यही सारी बातें लिखेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल भी डालेंगे ना, एग्जाम्पल डालेंगे। वैसे ये सब पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी में से कुछ ना कुछ एक जरूर पूछा जाएगा, या फिर डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो आप इसे जो होता है एकदम बढ़िया से देखिएगा। जो नेशनल ये आपकी स्टेट पार्टी है उसमें समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय दल जो होता है राजस्थान में है, और यहां आपको दिख नहीं रहा होगा मैंने लिखा शिवसेना आपकी महाराष्ट्र में है। तो मैंने 3 पार्टी का नाम लिखा है, एक समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय दल जो कि आपके राजस्थान में है, और शिवसेना जो कि आपके महाराष्ट्र में है। तो ये 3 पार्टीज का आप नाम याद रखिएगा। इतनी बातें मैंने जो बताई ये आप याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के बीच में। डिफरेंसेस क्या क्या है, मैं नेशनल पार्टी लिखा हूं बेटा, और ये स्टेट पार्टी जो होता है आपको यहां दिख रही है। तो इन्हीं के बीच में से हम आपको डिफरेंस भी समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो नेशनल पार्टी होती है उसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्टी मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको, जब नेशनल पार्टी पढ़ाया था तो नेशनल पार्टी के मैंने बताया था, नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के नाम से जाना जाता है, और यहां पर स्टेट पार्टी को जो होता है रीजनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो स्टेट पार्टी है वो रीजनल पार्टी के नाम से जानी जाएगी, और जो आपकी नेशनल पार्टी है उसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के नाम से जाना जाएगा। तो इनका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, अच्छा, चाहे वो स्टेट पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो, दोनों को स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं। स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं बेटा, स्पेशल प्रिविलेज। जैसे देख लीजिए, आपकी जो नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, उनको यूनिक सिंबल, दोनों को आप दोनों में लिखेंगे स्पेशल प्रिविलेज, दोनों में लिखेंगे, इसमें भी। तो देखिए, आपकी जो नेशनल पार्टी होगी उसे जो होता है यूनिक सिंबल दिया जाता है। स्टेट पार्टी होती है उसे भी यूनिक सिंबल दिया जाता है। फिर गाड़ियां मिलती है ना, उसके बाद गाड़ियां मिलती हैं, फंडिंग मिलती है, फिर उसके साथ साथ जो होता है फोर्स मिलती है, स्पेशल अपार्टमेंट मिलता है जिसे कहा जाता है कार्यालय बेटा। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्पेशल प्रिविलेज में देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, कोई स्टेट पार्टी जो होता है नेशनल पार्टी बनना चाहती है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होती है बेटा। जब कोई स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होती है, उसे फुलफिल कर दे अगर वो, तो वो स्टेट पार्टी तुरंत नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर हो जाती है। तो क्या क्राइटेरिया होती है वो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट पार्टी है वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, उसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पड़ गया है, जब कोई रीजनल पार्टी स्टेट पार्टी तक जाना चाहती है तो उसे कम से कम इतने ये दोनों जरूरतें पूरी करनी पड़ती है ना। उस तरीके से जब कोई स्टेट पार्टी जो होता है अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में
रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है तो उसे कम से कम 4 सीट निकालनी होती है बेटा होल कंट्री से, यानी कि स्टेट यानी कि लोकसभा से, LS मतलब लोकसभा से, होल कंट्री भी कह सकते हो आप बेटा, होल कंट्री या लोकसभा से आप कह सकते हैं, उसे कम से कम 4 सीटें निकालनी पड़ेंगी लोकसभा इलेक्शन से। लोकसभा इलेक्शन से मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब मैं आपको वहां पढ़ा था कि कम से कम उसे 4 सीटें निकालनी पड़ेगी, कहां से, लोकसभा इलेक्शन से। लोकसभा इलेक्शन यानी कि पूरे कंट्री से 4 सीटें उसे कम से कम निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात जो है आपको 6% वोट निकालना है लोकसभा का, या तो 6% वोट निकाल लो। इसमें देखो बेटा 2 क्राइटेरिया इसमें है, इसमें भी 2 क्राइटेरिया, बट ये दूसरी वाली जो क्राइटेरिया है इसमें एक ऑप्शन दे दिया गया है, इसमें एक और दे दिया गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि यहां पर जो होता है, यहां पर 4 सीटें निकालनी है लोकसभा इलेक्शन से और 6% वोट, दूसरी कंडीशन है कि 6% वोट निकालना है लोकसभा से, या फिर आप 6% वोट किसी 4 स्टेट के राज्यसभा इलेक्शन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं आपको। देखिए अगर आपको स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो यहां पर कम से कम 4 सीटें निकाले, कहां से, स्टेट से निकाले बेटा, होल कंट्री से निकाले, सॉरी। अगर आपको जो होता है स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो कम से कम 4 सीटें निकाले आपके पूरे जो होता है कंट्री से, यानी कि जो होता है लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीटें कम से कम निकाले। पहली कंडीशन कि वो 4 सीटें निकाले लोकसभा इलेक्शन में। दूसरी कंडीशन वो 6% वोट लाए लोकसभा, यानी कि पूरे कंट्री का या तो 6% वोट लेके आए, ठीक है। तो ये एक टफ काम लग रहा था कि ये तो चलो एक पल के लिए ठीक है कि 4 सीटें निकालनी है पूरे कंट्री से तो निकल जाएगी, लेकिन ये पूरे कंट्री का 6% वोट लाना थोड़ा सा टफ लग रहा था। तो बहुत सारी पार्टी घबरा गई कि भैया ये कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने कहा चलो ये अगर आप 6% वोट नहीं ला सकते हो पूरे कंट्री से तो एक काम करो कि आप जो होता है किसी 4 स्टेट में अपना दबदबा बनाओ, 4 स्टेट में अपना पहुंच बनाओ, और 4 स्टेट का जो टोटल वोट है उसका 6% वोट लेके आओ। ये इसी को कहा गया बेटा राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब स्टेट होता है ना, तो 6% वोट होता है किसी 4 स्टेट से आपका निकलना चाहिए, किसी 4 राज्यसभा के स्टेट से 6% वोट निकलना चाहिए। तो ये जो होता है अगर आप नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं तो ये चीजें आपको पूरी करनी है। और स्टेट पार्टी में आपको अभी जस्ट पढ़ाया कि 6% वोट जो होता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से निकलना है और 2 सीट निकालना है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है अगर आप कोई जो होता है स्टेट पार्टी बन गया तो नेशनल पार्टी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। देखो यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो होता है 6% वोट ला रहा है, तो इस तरीके से अगर 4 स्टेट में लेके आ जाए तो 6% वोट होता है, अगर 4 स्टेट में लेके आ जाए तो 6% वोट का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगा वो। लेकिन जो है ये 2 सीटें जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से निकाल रहा है, यहां पर 4 सीटें चाहिए और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाली नहीं चाहिए बेटा, ये लोकसभा वाली चाहिए। तो यहां पर 2 सीटें निकाल रहा है, यहां पर 4 सीटें जो होता है, यहां पर जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों की डिमांड है, यहां पर 4 सीटों की डिमांड है। तो ये जो होता है मेन डिफरेंस है कि कोई भी स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी जो होता है नहीं बन सकती, उसके पीछे जो होता है यहाँ पर 4 सीटें हैं और वो भी लोकसभा वाली सीटें हैं। यहाँ पर जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्यसभा की 2 सीटें निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद ये जो होता है 5वां डिफरेंस है कि फ्री टू वर्क जो होता है इन हिज जुरिस्डिक्शन। मतलब जो होता है हर चाहे स्टेट पार्टी हो बेटा, इसमें आप ये 5वें पॉइंट जो होता है, 5वां पॉइंट स्टेट में भी लिखेंगे, यही सेम लिखेंगे और जो होता है नेशनल पार्टी में भी सेम लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो होता है हर कोई, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, हर कोई अपना अपना फ्री होता है अपने जुरिस्डिक्शन में काम करने के लिए। आपने ये चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा जब आप फेडरलिज्म पढ़ रहे थे। फेडरलिज्म में ये दिया गया है कि हर कोई जो चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों फ्री होते हैं टोटली, कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में जो होता है फ्रीली काम कर सकते हैं। स्टेट अपना जो होता है अपने टॉपिक्स पे काम कर सकता है, सेंटर अपने टॉपिक्स पे काम कर सकता है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्टेट और सेंटर मिलकर काम करते हैं। तो इतनी बातें थी आपके ये नेशनल पार्टी और जो होता है स्टेट पार्टी के बीच में डिफरेंस। और स्टेट पार्टी अगर कोई बनना चाहता है उसे ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके जो होता है पार्टीज में। हम लोग बात कर लेते हैं चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चैलेंजेस है वो देख लेते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कुछ बदलाव जरूरी भी हैं। इस तरीके से हम लोग ये देख लेते हैं दोनों टॉपिक्स को। सबसे पहले देख लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं आज पॉलिटिकल पार्टीज के में। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं बेटा, हम लोग जानते हैं, तो उसमें से चलो कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है आपके पॉलिटिकल पार्टीज में। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी की मदद से, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वोट दिया और इस तरीके से बीजेपी के अगर मान लीजिए या फिर कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के 500 मेंबर चले गए जो होता है आपके, वैसे 545 जाते हैं, चलिए 545 मान लेते हैं, चलिए 500 मान लेते हैं, छोड़िए। हमने कहा कि 500 मेंबर जो होता है ये गए कहां पर, सेंटर में गए। अगर 500 मेंबर सेंटर में गए हैं तो इन 500 मेंबर में अब जो होता है बराबर इलेक्शन होना चाहिए ना। इनके अंदर जो होता है मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम 500 लोगों को जो भेजे हैं, अब ये लोग तानाशाही ना करें। ये 500 मेंबर्स में जो होता है बराबर इलेक्शन होने चाहिए, कि बराबर इलेक्शन होने चाहिए कि जिसे कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, इसकी वजह से जो बढ़िया काम करेगा उन 500 मेंबर्स में वो चूज किया जाए, उसे एक सुपीरियर सीट दी जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार हम लोग इलेक्शन करके भेज देते हैं,
उसके बाद ये लोग अपना जो होता है मनमानी करते हैं, अपना अपना अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। ये लोग अपना इंटरनल जो होता है, मतलब अगर कोई खराब काम कर रहा है तो भी वो हमारे देश के, हमारे देश को ही, हमारे देश के लिए फिर भी वही काम करेगा। ऐसा होगा अगर जो है मान लीजिए इंटरनल डेमोक्रेसी हो, तो अब मान लीजिए कोई खराब काम कर रहा है जिसकी वजह से पूरी जनता नाराज है, तो यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तो उस व्यक्ति को आपकी बात, ये 500 मेंबर भी तो समझदार होते हैं, ये 500 मेंबर उस व्यक्ति को नहीं जिता के बल्कि किसी और व्यक्ति को जिता देंगे। अब ये 500 में अगर हर साल इस तरीके से हो तो कोई भी गवर्नमेंट 5 साल रूल करती है, कितना 5 साल रूल करती है, तो 5 साल में कम से कम ये 5 बार चेंज करने का इनको मौका मिले, तो 5 बार अलग अलग लोगों को जो है ये लोग बैठा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये 5 अलग अलग लोगों को बैठा रहे हैं तो कोई भी अगर एक साल ढंग से काम कर देगा तो इंडिया मतलब जो होता है, हमें इंडिया में एक बार बेहतर काम करने मतलब मिल जाएगा मौका कि हम जो है उस मेंबर को फिर चूज कर सके ना। वो मेंबर जो होता है कम से कम हमें दिखाई देगा, अगर 5 मेंबर अलग अलग बार पीएम बने या फिर सीएम बने उन्हीं पार्टी से, तो कम से कम हम लोग समझ पाए कि 5 मेंबर कैसे थे भैया। ये जो होता है एक सीएम बन गया, एक पीएम बन गया, वही चला रहा है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी की लैक होती है। या फिर जो होता है हम लोग जान जाते हैं जो सीट जो भी पा गया, चाहे पीएम की बात की जाए, सीएम की बात की जाए, चाहे अपने रक्षा मंत्री हो, चाहे वो कोई भी जो होता है डिफेंस, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री वही हो गए, फिर उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर हो, सब हेल्थ मिनिस्टर हो, सबके सब वही रहते हैं। इनमें बार बार चेंजेस होने चाहिए ना, बदलाव होने चाहिए। 500 मेंबर में कौन सा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा, लेकिन ये करवाया नहीं जाता। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी हो तो हमें बहुत कुछ जो होता है फायदा यहाँ से मिलेगा। फिर डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मान लीजिए अब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि किसी एक, चाहे बेटा मैं सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो ना, कोई भी हो, ठीक है, उस तरीके से शिवसेना हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर उस पार्टी में मैंने कहा कि जो होता है वो किसी स्टेट स्पेसिफिक है, अगर स्टेट स्पेसिफिक की है तो उसमें 50 मेंबर थे बेटा, 50 मेंबर थे। अब क्या होता है, ये 50 मेंबर में कोई एक हेड है जो इस पार्टी का जो होता है फाउंडर वही चला रहा है। अगर मैंने कहा ए नाम का कोई बंदा है जो हेड है वो चला रहा है। अब क्या होता है कि जब ये जो होता है ये पार्टी से रिटायर लेता है, तो अब इस 49 वाले जो 49 मेंबर बचे हैं, इनमें से किसी एक को चूज किया जाए ना, क्योंकि 49 मेंबर काफी दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस ए के साथ, और इनको काफी नॉलेज हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ए का जो बेटा होगा बेटा, जो ए का जो होता है सन होगा, ए का जो सन होगा, उसे लाके यहाँ पर बिठा दिया जाता है और ये फिर इन 50 मेंबर को चलाने लगता है, जो कि एक तरीके से चाहे इसे कुछ पता हो, इस ए के जो ए का बेटा है, ए का जो सन है, उसे जो कुछ पता हो चाहे ना हो, लेकिन वो आके इस पार्टी को फिर रूल करने लगता है, जिसके वजह से अब जो यहाँ के 49 मेंबर थे जिनके पास एक्सपीरियंस था, इस पार्टी में काफी दिन से जुड़े थे, वो काफी कुछ देखे थे, जाने थे, समझे थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिलता है, और जिसे कुछ नहीं पता वो आके इस पार्टी को चलाने लगता है, जिसकी वजह से डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से हमें एक बेस्ट पार्टी जो रहती है वो इस तरीके से हम एक बेस्ट पार्टी को खो देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बेस्ट पार्टी फिर जो है ऐसे लोगों के द्वारा ऑपरेट की जाने लगेगी जिसके पास ना तो कोई उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इस तरीके से ये एक गलत चीज होती है, बट ये हम जानते हैं हमारे यहाँ होता है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं, मनी एंड मस्कुलर पावर की बात करते हैं। मनी एंड मस्कुलर ये जो होता है हमारी पार्टीज भी अगर देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि 5-6 जो होता है विधानसभा क्षेत्र है, तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा गया, वो पढ़ा लिखा बंदा गया, वो कहा मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैंने जो होता है आपके पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छा खासा पढ़ाई की है और मेरी ये जो होता नीतियां हैं, मैं सोचता हूं इंडिया मतलब अपने लोकसभा को, मतलब अपने क्षेत्र को इस तरीके से बनाना चाहता हूं, तो मुझे प्लीज पार्टी में जो होता शामिल कर लिया जाए और मुझे पार्टी की सीट दे दी जाए। तो क्या करेंगे ये लोग? अगर एक बंदा इस तरीके से गया और दूसरा बंदा कहा कि भैया जो होता है मैंने 2-4 मर्डर किए हुए हैं और मेरे पास इतना पैसा है, सब कुछ मेरे पास है, और जो है इस तरीके से अभी जो मनी एंड मस्कुलर पावर वाला इंसान होगा उसे सीट दे दी जाएगी। जो एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान होगा जिसे सब कुछ पता था, वो उसे सीट नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि जो मस्कुलर पावर है, जिसके पास मस्कुलर पावर होगा उसका अच्छा खासा दबदबा होता है। तो पार्टी वाले क्या करते हैं, और जिसके पास पैसा होगा वो पैसे से जो होता है वोट को खरीद लेगा। इस वजह से इन दोनों चीजों को सोच के पार्टी वाले उसे वोट दे देते हैं, ना कि जिसे एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान था जिसे वोट देना चाहिए, मतलब सीट देनी चाहिए थी, उसे सीट नहीं देते हैं। तो ये एक गलत चीज होती है। उसके बाद मीनिंगफुल चॉइस, ये जो होता है चौथी बात है मीनिंगफुल चॉइस। हमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती है। हम लोग सोचते हैं कोई ऐसी पार्टी है, जैसे हम सोचते हैं ना एक ऐसी पार्टी है जो कि ना तो जातिवाद को सपोर्ट करे ना तो धर्म को सपोर्ट करे ना, वो जाति धर्म सबसे ऊपर है, उसे इन सब चीजों से मतलब ना रहे, और वो जो होता है इंडिया को एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, जो होता है सबको रोजगार दे, हर एक फील्ड में काम करे ना। हम ऐसी कोई पार्टी चाहते हैं, बट ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से हमें वही वाली बात हो जाती है कि चलो एक बताओ, जो होता है एक ने 1 मर्डर किया, दूसरे ने 2 मर्डर किया, तीसरे ने 3 मर्डर किया। अब ए है, बी है, सी है, एक ने 1 मर्डर किया, 2 मर्डर किया, 3 मर्डर किया। बताओ जो होता है किसको चुनोगे? ये जो होता है अगर मान लो जो होता है 1 बार चोरी किया, 10 बार चोरी किया, 50 बार चोरी किया, चलो बताओ किसको चूज करोगे? तो कुल मिला के वही घिसे पीटे हैं आपको। जो होता है चलो सोचते हो कि चलो जो होता है कम जो चोरी किया, कम मर्डर किया, उसी को दे देते हैं वोट ना। तो एक जो होता है हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस रही नहीं जाती है, हमें वही करना पड़ता है कुल मिला के कि जो है
जिसने कम किया चलो उसी को देते हैं। तो कोई मिला के मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती है। तो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रिफॉर्म्ड की। रिफॉर्म का मतलब क्या क्या जो होता है, चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया गया है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस और बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया गया है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में कैसे बदलाव लाए गए हैं और क्या क्या लाया जा सकता है। ये देखो दो बातें हैं सर, इसे किया जा सकता है और अभी तक 3 बातें की गई है। तो देखिए, सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है, जैसे पहले क्या होता था कि मान लो मैं जो होता है, अगर मान लीजिए कोई मेंबर है, एक जो होता है किसी पार्टी का मेंबर है, हम चलो मान लेते हैं एक जो होता है बीजेपी का मेंबर है, चलो मान लेते हैं बीजेपी का। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं बेटा, इससे थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बीजेपी का मेंबर है, एक बीजेपी का मेंबर है, अब ये जीत चुका है, ये जो होता है ए विन कर गया, जीत गया। और जो है अब ये क्या करते थे, पहले की बात बता रहा हूं, पहले क्या करते थे। अब अगर मान लो यहाँ कांग्रेस आई, और इसे कहना नहीं चाहिए मतलब कांग्रेस खरीद रही है, बट चलो आपको समझाने के लिए जो होता है मैं बता रहा हूं। अगर एक कांग्रेस यहां पर एक कांग्रेस आई, ये बीजेपी का मेंबर था, यहां कांग्रेस थी। कांग्रेस ने क्या किया, पहले ऐसा होता था कि बेटा जो होता है कांग्रेस ने इसे खरीद लिया, क्योंकि पहले तो कांग्रेस अकेले रहती थी तो बीजेपी रहती नहीं थी। तो आप जो होता है उसे ऐसा कुछ मत लीजिएगा बीजेपी कांग्रेस। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो है एक बीजेपी का मेंबर है, जो ये जीत चुका है। अब जो होता है यहां पर जीतने के बाद इधर कांग्रेस आई, उसने कहा कि ए भैया आ जाओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें पैसा देता हूं इतना रुपया। तो ये जो होता है ये चला जाता था इसके पास, ठीक है, ये चला गया इसके पास। अब एक सीट बीजेपी के नाम से वो जीता है, बीजेपी के नाम से जीता है, बट वो कांग्रेस में ऐड हो चुका है। तो ये पहले ऐसा होता था बेटा, पहले ऐसा होता था। बट क्या हुआ कि एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बाद जो होता है इलेक्शन कमीशन। भाई अब बीजेपी कहेगी ना कि भैया ये तो मेरे नाम से वोट पाया है, मेरे नाम से लड़ा है, मैंने इसे सीट दी है, अब सब कुछ हो गया। उसके बाद ये भाग गया कांग्रेस के पास पैसे से। अब क्या हुआ कि जो है जिसे मेरा घाटा हो रहा है ना, मेरे नाम से तोड़ लिया, उसके बाद चला गया उसके पास। तो ये गलत है। तो इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत रोका गया। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ ये बात तो सही है, एक काम करते हैं, एक लॉ लाते हैं जिसे कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में अब अगर एक बार जो होता है आप किसी पार्टी को जो होता है या तो पहले छोड़ दो, मतलब इलेक्शन होने से पहले छोड़ दो। अगर आप इलेक्शन में ज्वाइन करते हो तो आप अब इसे छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप जीत गए तो आप अब बीजेपी के मेंबर रहोगे, बदके रहोगे, आप यहां से आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है, आप भाग नहीं सकते हो। तो कुल मिला के अब ये सही भी है, क्योंकि आप अगर जो होता है पैसे पे भाग जाओगे ना, तो ये सही भी है, क्योंकि बीजेपी के नाम से वोट पाए हो तो बीजेपी में रहो ना, तो सही है बात वो। तो इस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ यही कहता है। उसके बाद एफिडेविट, अगला पॉइंट है एफिडेविट के बारे में। एफिडेविट क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें से आपको पक्का होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एफिडेविट की बात करते हैं। एफिडेविट का मतलब ये होता है, आपको जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करने जाएंगे उससे पहले आप जो होता है इलेक्शन से पहले आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, यानी कि लिखित देना पड़ेगा कि आपके पास आपने कितना क्राइम किया है, आपके पास कितनी जमीन जायदाद है, आपके पास कितना पैसा, आपके पास कितना एजुकेशन है, उसका सबका लिखित देना पड़ेगा। इसे कहा जाता है बेटा एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब एक तरीके से शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैंने हाँ इतना जुर्म किया है, यहाँ तक अभी तक जो होता है मेरे ऊपर इतने बार केस हुए थे, वो सभी चीजें जो होता है आपको लिखित देना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा लोग सही नहीं बताते हैं, बट आपको ये जो होता है आपके इलेक्शन कमीशन ने मतलब लागू कर दिया है, तो लोग गलत दे देते हैं। अब इसमें जब कभी कड़ाई से पालन होने लगेगा तो सब लोग सही देंगे। और ये इसीलिए दिया जाता है बेटा ताकि हम लोगों को बताया जा सके कि देखिए भैया ये ऐसे ऐसे हैं, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं। तो सबका एफिडेविट अगर हमको दे दिया जाए, सर यार हम पढ़े हैं सबके एफिडेविट को, तो हमें पता चल सकता है कि हम किसे चूज करना चाहते हैं, हम उसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स फाइल की बात करते हैं। हर किसी का इनकम टैक्स फाइल भी लिया जाता है। इनकम टैक्स फाइल का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी जमीन जायदाद है, कितना पैसा, आपके घर में कौन कौन है उसके पास कितनी जमीन जायदाद है और कितना पैसा, मतलब आपकी टोटल जो होता है नेटवर्क कितनी है, टोटल नेटवर्क कितनी है, वो सब आपको जो होता है इनकम टैक्स फाइल के रूप में देना है। तो आप जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं उससे पहले आपको एक बार देना पड़ेगा। जब इलेक्शन का कार्यकाल आपका 5 साल का खत्म हो जाता है, अगर मान लीजिए जीत गए हैं, तो 5 साल के बाद भी देना पड़ेगा, जिससे क्या पता चले कि कम से कम आपके पास कितना है, उससे आप लोग आपको वोट दे सकें। फिर आप जो होता है जब ये आपका कार्यकाल खत्म हो जाए बेटा, तो उस समय आपको जो होता है इनकम टैक्स फाइल देनी पड़ती है, जिससे हमें ये पता चल सके इसने 5 साल के अंदर कितना रुपया बना लिया है। क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है कि कोई आता है 5 साल के लिए, उसका जो होता है उसकी 2-3 पीढ़ी बैठ के खा रही है पैसा ना, इतना ज्यादा लोग बना के चले जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इनकम टैक्स फाइल भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद जो होता है ये 3 लॉ जो होता है अभी तक बन चुके हैं, ये 3 लॉ बन चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ये 2 लॉ जो कि अभी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले जो होता है लॉ बना दिया जाए इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए, जो कि यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए लॉ बना दिया जाए, ये तो काफी बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है सम सीट्स जो होता है रिजर्व कर दिया जाए, किसके लिए रिजर्व की जाए, वुमेन्स के लिए, क्योंकि आपके जो आपका जब प्रधान यानी कि पंचायती राज जिसे कहा जाता है प्रधान का इलेक्शन होता है, तो वहां पर वुमेन्स के लिए सीट फिक्स रहती है। बट जो होता है आपके स्टेट इलेक्शन, उसके बाद जो होता है आपके सेंट्रल लेवल के इलेक्शन में जो होता है नेशनल इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो कम से कम कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए वुमेन्स के लिए, और बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारी बातों को लिख देंगे तो आपका जो होता है नंबर कटेगा नहीं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।
अब हम लोग जो होता है किसी नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एग्जाम आ गई है, क्वेश्चन सीरीज की वीडियो जो होता है मैं डाल रहा हूं, तो क्वेश्चन सीरीज की वीडियो भी देख, तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।